बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, 13 जनवरी 2025 ये बहुत अहम दिन है। पाकिस्तान की सियासत का बहुत बड़ा दिन, यानी कि अगले 72 घंटों का सुपर आवर डिसाइसिव होने जा रहा है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला है और ये फैसला तय करेगा कि मुज़ाकरात के समत में जाएंगे। और इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी अब जो मुल्क के कर्ता धर्ता हैं वो क्या सोच रहे हैं, या जो फैसला साज हैं वो क्या करना चाहते हैं। तो जनाब, कुछ बड़ी अहम तरीन खबरें हैं कि बरोज जुमा इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। न सिर्फ सामने आ रही हैं बल्कि इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक भी कर दी गई है। और इमरान खान क्या बनी गाला वाकईतन मुंतकिल होने जा रहे हैं। अगले 72 घंटों में अडियाला से बनी गाला तक सिक्योरिटी को रेड अलर्ट कर दिया गया है। क्या होने जा रहा है, तमाम तर तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। फिर दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मनी साहब जो हैं उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पहली मदद आन पहुंची है। क्या मदद की गई आर्मी चीफ की तरफ से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद इसका ऐलान कर दिया है। ये मामला क्या है, उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी खबर पर फौजी अदालतों के हवाले से जो खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो भी पूरे का पूरा सिनेरियो आपके सामने आज वाज़ेह कर देगी कि जनाब हालात किस समत में जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले फौजी अदालतों के हवाले से खबर मैं आपके सामने रख देता हूं कि फौजी अदालतें जो हैं उनकी समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मैंने आपको बताया था कि जीएसपी प्लस स्टेटस का फैसला पाकिस्तान के हवाले से यूरोपीय यूनियन ने करना है, और अगर वो स्टेटस हमारा खुदा ना खास्ता खतरे के अंदर पड़ता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फौरी तौर पर फौजी अदालतों का जो मामला है, जो उनका फैसला हुआ है, वो उसको कलअदम करार दे देगी। और उनके जो केसेस हैं, जो फौजी ट्रायल हुआ है, जिनका जो सजा भुगत रहे हैं, वो नॉर्मल अदालतों में उनके केसेस जो हैं फिर चलाए जाएंगे। आज जनाब सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने रिमार्क्स किए कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीकाकार पर आप हमें मुतमिन करें। और जनाब इस हवाले से फिर वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल जारी रखे, और जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने कहा कि फौजी अफसरान को बुनियादी हकूक और इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। और दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के तरीकाकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है वो खुद फैसला नहीं सुनाता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जनाब उन्होंने कहा कि फौजी अदालतों के अंदर फैसला कौन लिखता है, क्या उसने कानून पढ़ा हुआ है, क्या वह कानून को जानता है, क्या उसने कानून के मुताबिक फैसला दिया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जनाब इसकी गूंज रही, जिससे नजर आता है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये फैसला इसको कलअदम करार दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से समाअत चल रही है, जैसे वज़ारत दिफा के वकील के परखच्चे उड़ा दिए सुप्रीम कोर्ट ने, आईनी बेंच ने, उससे नजर आता है कि जनाब अब ये मामला मजीद सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड नहीं कर सकता। और जस्टिस मुसरत लाली ने रिमार्क्स किए कि जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है कोर्ट में वो खुद फैसला नहीं सुनाता, ट्रायल चलाने वाला अफसर दूसरे बड़े अफसर को केस भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा। यानी कि इनका तो मामला ये है कि जिसने ट्रायल सुना वो फैसला नहीं देगा, और वो मामला जो है वो ऊपर वाले ऑफिसर को भेजेगा। और जब ऊपर वाला ऑफिसर जिसने ट्रायल को सुना नहीं होगा और उसने फैसला सुना दिया है, तो वो जनाब किस बुनियाद के ऊपर फैसला सुना रहा है। बेसिकली ये आज नुक्ता जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उठाया गया, और जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने कहा कि मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए हैं, मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। इस आर्मी अफसर को इतना तजर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक वहां पर सजा सुना दी जाती है। ये बड़ी अचंभे की बात है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल के तरीकाकार को दलाइल के दूसरे हिस्से में मुकम्मल बयान करूंगा। और जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स किए कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। और जस्टिस मुसरत लाली ने सवाल उठाया कि इस नुक्ते पर भी वजाहत करें कि फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है। मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सदा जजा का फैसला कमांडिंग ऑफिसर करता है, जिसने मुकदमा सुना ही नहीं होता, वो सदा जजा का फैसला कैसे कर सकता है। जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत खुसूसी अदालतों में ट्रायल का तरीकाकार मुख्तलिफ
मुख्तलिफ होता है और ये भी कि खुसूसी अदालतों में ट्रायल किन मरहले से गुजरता है, इस बारे में आगाह कर देते हैं। वकील वज़ारत दिफा ने कहा कि फैसला लिखने के लिए जैक ब्रांच की मुआवनत हासिल होती है और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने वजाहत की कि खुसूसी अदालतों का ट्रायल भी आम अदालत जैसा ही होता है और कहा कि मुलजिम के लिए वकील के साथ एक अफसर बतौर दोस्त भी मुकर्रर किया जाता है और मामला बुनियादी हकूक और आर्टिकल 10(1) के तनाजुर में भी देखा जा रहा है। तो लिहाजा इस पर भी जस्टिस जमाल खान मुंदखैल ने जोर दिया। अब नजर आता है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उड़ जाएगा और जितने भी मुलजिमान हैं 9 मई वाले, उनका ट्रायल जो है फौजी अदालतों के अंदर जो है वो जनाब चलाया जाएगा। अब दूसरी तरफ जो लड़ाई जारी है इमरान खान की और हमारे ताकतवर हल्कों के साथ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। वो अपने फैसला कुन मरहले में दाखिल है। देखें 13 जनवरी यानी कि 72 घंटों से भी कम का खेल बाकी रह गया और फैसला कुन ये खेल है कि जनाब 13 जनवरी से रोजाना की बुनियाद पर GHQ हमला गेट केस की समाअत जो है वो भी रोजाना की बुनियाद पर चलाई जाएगी। उसका फैसला भी बहुत जल्द सुना दिया जाएगा। अब 190 मिलियन पाउंड केस, अब ये जुड़ा हुआ था मुज़ाकरात के साथ कि अगर मुज़ाकरात जिस समत में जाते हैं, देखिए इमरान खान से कहा गया था कि वो जो है वो फौज के ऊपर तनकीद को कम कर दें। उनका सोशल मीडिया जो है वो उस तरह से भी शायद ऑपरेट नहीं कर रहा, अब वो रुक गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब से फिर ये भी कहा गया कि मुज़ाकराती कमेटी टीम ने इमरान खान से कहा कि अपना सोशल मीडिया अकाउंट और सोशल मीडिया एक्सेस पाकिस्तान में ले आएँ, जिससे इमरान खान ने इनकार कर दिया। इमरान खान ने अपनी सोशल मीडिया के साथ खड़ा होने का जनाब फैसला कर लिया है। इससे भी नजर आता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से पीछे जो है वो नहीं हट रहे, लेकिन वो ये बात जरूर कर रहे हैं कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट के जो है वो बयानिया नहीं बनाएंगे और वो फौजी क़यादत के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे। इसके ऊपर वो जनाब राजी हो गए किसी हद तक। अब लेकिन फिर रात को मुनीफ फारूक ने कहा कि आज की एस्टैब्लिशमेंट का टॉप नफरत इमरान खान में परवान चढ़ा है। इमरान खान ये जंग जीत नहीं सके, लड़ाई चलती रही तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जब मुनीफ फारूक ने रात को कहा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका जवाब दिया कि एस्टैब्लिशमेंट के लोग हमें शिकायत करते हैं कि सोशल मीडिया उन पर तनकीद करते हैं, लेकिन कभी तनकीद की वजह जानने की कोशिश नहीं करते। उसकी सबसे बड़ी वजह सियासत में मुदाखलत और ये टाउट है जो रोज कौम के सबसे मकबूल लीडर और उनकी पार्टी को एस्टैब्लिशमेंट के नाम पर तड़ियां लगाते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि मुनीफ फारूक साहब किस बात की तड़ियां लगा रहे हैं। चलें तड़ी लगाए ना ऊपर वाले, तो मैं समझ में आपकी कि ठीक है यार, रियासत का एक हिस्सा है ये। मुनीफ फारूक जैसे टाउट आप तड़ियां लगाएंगे, डेफिनेटली फिर सोशल मीडिया तो उस पर जवाब देगा। अब ये जानने की कोशिश करनी है कि सोशल मीडिया को आप खुद भड़काते हैं, जान के भड़काया जाता है, ऐसे लोग भड़काते हैं, ऐसे लोग हालात को खराब करते हैं और इन लोगों के चेहरों से नकाब उतरना चाहिए। लेकिन ये आप लोगों के करीब है, आप लोगों के जो है वो हाउस होल्ड स्टाफ है आप लोगों का, तो आप इनसे मोहब्बत करते हैं और हमसे नफरत करते हैं, सिंपल इज दैट। लेकिन जनाब अब जो मामला है जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला है, जरा बताते हैं कि ये इमरान खान को इस केस के अंदर भी सजा हो जाएगी। दायर आप सबको पता है कि जैसे सजाएं इद्दत निकाह केस में हुई, जैसे साइफर केस के अंदर हुई, जैसे तोशा खाना केस के अंदर हुई, वैसे सजा 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर भी होगी। लेकिन बुशरा बीबी जो है वो भी इस केस के अंदर है, तो 50-50 है कि उनको सजा हो जाए। शायद बुशरा बीबी साहिबा जो है उनको सजा ना हो, लेकिन इमरान खान को इस केस के अंदर सजा हो सकती है। लेकिन ये भी बता रहा हूं कि हो सकती है, कहीं ना कहीं मामला पलट भी सकता है। अगले 72 घंटों में बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। तो जनाब इस हवाले से ये जो दावा किया गया है कि इमरान खान बनीगाला मुंतकिल होने जा रहे हैं, तो उस हवाले से जनाब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान की सिक्योरिटी और सेहत के सबब खास इंतजामात की बात हो सकती है। जेल के अंदर ट्रायल का फैसला भी इमरान खान की सिक्योरिटी के सबब किया गया था। ये जनाब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि उनको बंदीगाना भी मुंतकिल किया जा सकता है अडयाला जेल से, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन वहां पर अगर सिक्योरिटी नहीं है, तो अगर आप मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो फिर आप किसको सिक्योरिटी दे सकते हैं? आप मुझे ये बता दें, फिर आप जो है वो कर क्या रहे हैं? आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म की जान की हिफाजत नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान की सिक्योरिटी या सेहत के मामलात पर कहीं मुंतकिल करने के इम्कानात हो सकते हैं। अब ये राना सनाउल्लाह साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को सेहत की बुनियाद पर हम वहां पर मुंतकिल कर सकते हैं। अब यानी कि ये इमरान खान को नवाज शरीफ के साथ कंपेरिजन कर रहे हैं कि जैसे नवाज शरीफ जो है वो सेहत की बुनियाद पर मुल्क से बाहर चले गए थे, इमरान खान भी सेहत की बुनियाद पर अडयाला जेल से बनीगाला आ जाएंगे। इमरान खान ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है कि जनाब वो उस वक्त तक बनीगाला मुंतकिल नहीं होंगे जब तक उनके बाकी तमाम असीरान जो है उनकी रिहाई नहीं हो सकती। और उन्होंने कहा कि किसी बात पर समझौता हो या ना हो, लेकिन मुज़ाकरात तो होने चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है सियासी कैदियों की रिहाई हो तो लिस्ट फराहम करनी चाहिए। इस पर भी हमारा मौक़िफ़ हो सकता है कि उनमें से कोई सियासी कैदी है और कौन नहीं है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सियासी कैदी है और कौन नहीं है।
اور اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لے کر ہی مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ حکومت کے درمیان اسٹیبلشمنٹ کا آئینی رشتہ رہتا ہے، وہ ان کا بھی تھا، اور انہوں نے کہا کہ جناب کسی کی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے اور کسی کو بھی باہر جانا پڑ سکتا ہے، اس طرح کی تنقید اور بیان بازی نہیں ہونی چاہیے۔ اب ریاض صادق صاحب جو ہیں ملک سے باہر تھے تو اس کے اوپر انہوں نے بات کی۔ مذاکراتی کمیٹی کے لوگ عمران خان سے روز مل رہے ہیں، ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان کی بات ہماری سمجھ میں آئی تو ضرور اس پر عمل درآمد جو ہے وہ ہوگا۔ یعنی کہ نظر آتا ہے کہ حکومت کس قدر پریشان ہے، حکومت والے انڈر پریشر ہیں۔ کل بھی جاوید لطیف نے کہا کہ ہم بین الاقوامی دباؤ میں آ کر یہ مذاکرات کر رہے ہیں، اور پھر آج رانا ثناء اللہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ سیکیورٹی اور صحت کے سبب خاص انتظامات ہو سکتے ہیں، ان کو کہیں اور منتقل کیا جا سکتا ہے، تو یہ جمعے کے دن ایک بڑی اہم خبر جو ہے وہ جناب سامنے آ رہی ہے۔ تو جنرل عاصم منیر کے حوالے سے خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اسد عمر صاحب جناب دعویٰ کر رہے ہیں، اسد عمر صاحب وہ جب وزیر خزانہ تھے تو جناب انہوں نے اس وقت کی یہ سٹوری بتائی ہے جب جنرل عاصم منیر عمران خان کے دور میں DGISI تھے، اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جنرل عاصم منیر نے متحدہ عرب امارات سے $2 ارب کا قرض حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر UAE کی ولی عہد شہزادہ محمد بن زید ال نہیان کے قریبی نمائندے کے ساتھ حتمی مذاکرات میں ہم ایک ساتھ تھے، اور انہوں نے کہا لہٰذا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس قرض کو حاصل کرنے میں جنرل عاصم منیر کا مرکزی کردار تھا۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پہلی مدد۔ اب اسد عمر صاحب جب ایسی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے خیر سگالی کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اسد عمر عمران خان کے بہت قریب رہ چکے ہیں، عمران خان کو بہت پسند کرتے ہیں، بہت لائک کرتے ہیں، اور اسد عمر کے ذریعے جب یہ سٹیٹمنٹ دبائی جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے بھی اب ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں، اور وہ مس کال دے رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہیں وہ آپ کے اوپر تنقید ہلکی رکھیں گے۔ اور اسد عمر نے مزید یہ کہا کہ میں نے جیل میں بند سابق وزیر اعظم عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ مل کر امارات کا دورہ کیا تھا۔ جب ہمیں UAE سے یہ $2 بلین کا قرض ملا تو میں وزیر خزانہ تھا۔ مجھے آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اس وقت DGISI اور موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اس میں نہایت کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پہلے بھی جنرل عاصم منیر کو خلیجی ملک بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم قرضوں کا جشن منا رہے ہیں، وہ ایک پرانا قرض ہے، اور انہیں ہمیں صرف اتنا کہا ہے کہ ہم آپ سے پشت پناہی نہیں لے رہے، ہم سے اگلے سال لیں گے، اور اس پر بہت خوشی منائی جا رہی ہے۔ اب یہ جناب جو ہے اس پر آج اسد عمر صاحب نے دعویٰ کر دیا ہے کہ اس وقت بھی DGISI نے اس وقت DGISI جو اب موجودہ آرمی چیف ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی مدد کی تھی، ان کی گورنمنٹ کے لیے جو ہے وہ $2 ارب کا قرض حاصل کیا تھا UAE سے۔ تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور نہ صرف دعویٰ بلکہ اس جو بیان کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت جب پاکستان تحریک انصاف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ فوجی کے اوپر تنقید نہ کریں، اور اسد عمر کا بیان آنا، تو اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ گڈ، کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے اور کچھ اچھا جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور اچھے کی امید رکھنی بھی چاہیے۔ تو یہ تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس طرح اپنی لازمی ہے لکھنے والے کے بعد پاکستان زندہ باد۔